गाइस बात करेंगे, ये है क्लास 9 का जो जैक बोर्ड क्लास 9th टर्म 2 सेकंड सिटिंग जो है आपका एग्ज़ाम, यानी कि 28 जून जो 28 जून 2022 को जो है आपका सेकंड सिटिंग जो एग्ज़ाम क्वेश्चंस पेपर है, यानी कि जो 28 जून को आने वाला सोशल साइंस पेपर। यहाँ पर मैंने आपका सेट 1 जो है, मतलब कि पार्ट 1 जो है वो ऑलरेडी वीडियोज़ है अपलोड कर चुकी हूँ, और ये अभी जो मैं आपको दे रही हूँ ये आपका पार्ट 2 है। हमें कुल मिला के आपका पार्ट 3 तक क्वेश्चंस रहेगा, और यहाँ से मैं जितने क्वेश्चंस आपको बताऊँगी, जितने क्वेश्चन आप इसका मतलब कि स्कोर कर पाते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस कितना आप कर पाते हो, लेकिन मैं कोशिश करूँगी यहाँ से आपको 40 में 40 दिलाने का, ठीक है। और इसके लिए ऐसे नहीं मिलेगा आपको, इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत क्या करनी पड़ेगी, जो मैं क्वेश्चंस आपको बताते जा रही हूँ, अगर आप सच में वो सारे क्वेश्चंस को याद करते चल रहे हो या समझते हुए चल रहे हो, तो देखना कि आपका जो है 40 में 40 मार्क्स ऑफकोर्स आएगा। बट इसके लिए आपको एक कंडीशन मतलब मानना पड़ेगा। क्या कंडीशन? इसके अलावा मैं आपको चैप्टर वाइज भी क्या करना है, चैप्टर वाइज भी आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखते चलना है, और मतलब कि जितने भी चैप्टर है इसमें जो रेडियो सिलेबस के आधार पर दिया है वो चैप्टर वाइज भी आपको करके चलना है, तब आपका सच में 40 में 40 क्वेश्चंस आएगा। सो यहाँ पर मैं बताऊँगी, ये जो मैं जितने भी आपको बताऊँगी यहीं से आपका प्रश्न आता है। यकीन मानो, अगर आप 3 पार्ट को देखते हो तो आपको खुद लगने लगेगा कि 28 जून को कि आपने जितना क्वेश्चन यहाँ से तैयारी करा है वो क्वेश्चन आता है या नहीं आता है, ठीक है। सो ये एक तरह से एक वायरल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। सो चलिए हम क्वेश्चन की ओर आते हैं, वो किस तरह का क्वेश्चन होगा, क्योंकि सेट 1 हमने ऑलरेडी दे चुके हैं। अगर नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, वहाँ से चेक करना। और ये आपका सेट 2 है। सो चलिए, यानी कि पार्ट 2 है, तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर आते हैं। पर जो सामान्य निर्देश है उनको आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ स्टूडेंट होते हैं, क्वेश्चन देखते ही उनका दिमाग ख़राब होने लगता है और वो गलत कर बैठते हैं। तो सबसे पहले आपको इन चीज़ों को पढ़ना है। सबसे पहले बोला है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्द में उत्तर देने की कृपा करेंगे। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या जो है 19 रहेंगी, ठीक है। 19 क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा, और प्रश्न संख्या 1 से 7 तक में अति लघु प्रश्न उत्तर रहेगा, यानी बहुत छोटा। और इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देने हैं, यानी कि 7 में से 7 प्रश्न उत्तर देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें केवल आपको 5 ही देना है, जो आपको आता है वही, ठीक है। और इसमें बोला है, इसमें मतलब एक वाक्य में, अधिकतम एक वाक्य में दे सकते हो, और इनमें से प्रत्येक अंक जो है वो आपको 2 निर्धारित किया हुआ जाएगा, यानी कि 1 से 7 तक में आपको 10 नंबर यहाँ से कन्फर्म मिलना ही मिलना है, अगर आपने याद करा है तो। उसके बाद प्रश्न संख्या 8 से 14 तक में लघु उत्तरीय प्रश्न है, और इनमें से भी किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, जो अधिकतम 50 शब्द का होना चाहिए। और इसमें से प्रत्येक मतलब आंसर के लिए आपको 3 अंक दिए जाएंगे, यानी 5 या 15 अंक यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद आगे क्या बोला है, जैसे यहाँ पर बोला है आगे कि प्रश्न संख्या 15 से 19 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देने होंगे। 15 से 19 तक में केवल आपको ओनली 3 प्रश्न का आंसर देने होंगे, और लगभग 150 शब्द में देने की कृपा करेंगे। और इसमें से प्रत्येक अंक के लिए 5 अंक निर्धारित किया जाएगा। सो आपको यहाँ पे समझ में आ गया, 1 से 5 तक में 10 अंक, 8 से 14 तक में 15 अंक, और 15 से 19 तक में आपको 15 अंक मिलेंगे। तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे 10 इधर 4, यानी 40 मार्क्स जो है आपको मिल ही जाएगा, अगर आप इस तरह से याद करते हो तो। सो चलिए हम क्वेश्चंस की ओर आते हैं। इस तरह आपको निर्देश पढ़ने के बाद क्वेश्चंस की ओर आना है। तो ये है हमारा पार्ट 2 और पार्ट 1 वीडियोस ऑलरेडी डाली जा चुकी है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या बोला, अति लघु प्रश्न उत्तर, इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। ऐसे नहीं कि 7 में से 7 दो, 5 प्रश्नों का उत्तर देने होंगे, क्योंकि आपके पास टाइमिंग कम है। आप 5 दो या 7 दो, लेकिन आपको आंसर मार्क्स जो है आपको 10 ही नंबर ही मिलेगा। अगर आप बाई चांस 7 में से 7 आंसर जानते हैं और 7 का आंसर आपने छाप दिया है, तो आपको केवल 10 नंबर ही मिलेंगे इसमें। इसीलिए टाइम बर्बाद ना करो, आपको 5 है तो 5 ही आंसर देने होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर धुरी शक्तियों में मुख्यतः कौन कौन से देश शामिल है। धुरी शक्ति में कौन कौन आते हैं? जापान, जर्मनी और इटली, ये धुरी शक्ति के अंदर आते हैं। ये देश का नाम याद रखना, बिल्कुल क्वेश्चन पूछेगा। आगे स्लीपर से आप क्या समझते हैं? तो आंसर हो जाएगा, रेल की पटरी के आर पार लगे लकड़ी के तख्ते जो पटरियों को उनकी जगह पर रोक के खड़ी रखती है, उनको स्लीपर कहते हैं। यानी लकड़ी का बड़ा बड़ा जो होता है, मतलब पेड़ का को काट कर रेल के स्लीपर में क्या किया जाता है, यानी कि रेल की पटरी पर आर पर लगा दिया जाता है, ताकि पटरी जो है वो इधर उधर ना जाए, उसको रोक के रखने के लिए लगाया जाता है, उसी को स्लीपर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से निर्धनता रेखा से आप क्या समझते हैं? तो आंसर हो जाएगा, यह निर्धनता का संकेतक है, यानी कि
का एक ऐसा स्तर जिसमें बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पाता है उसको निर्धनता रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आप क्या समझते हैं? तो आंसर हो जाएगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम द्वारा एकत्रित अनाज को उचित मूल्य वाली दुकान या दुकानों के माध्यम से समाज के सबसे अधिक निर्धनता में वितरित किया जाता है। इसको सार्वजनिक वितरण प्रणाली किया जाता है। ये दुकान की तुलना में कम व्यय में मिलने वाला अनाज जो होता है, ठीक है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन दिया 5 नंबर 16, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? तो आंसर हो जाएगा भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन जो है ये 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को किया गया था। आपको बिल्कुल ये चीज़ें याद रखनी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार से आप क्या समझते हैं? शिक्षा का अधिकार का क्या अर्थ होता है? तो आंसर हो जाएगा वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन से शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 3 में एक मौलिक अधिकार के तहत जो इसको शामिल किया गया था। याद रखना है 2006 कितनावें संविधान संशोधन 86वें यानी कि 86, ठीक है। और ये भाग 3 में इसके तहत उसको शामिल किया गया और किया गया है। इससे अनुच्छेद यानी 21A के अंतर्गत शामिल किया गया है जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अधिकार से एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। यानी 6 से 14 वर्ष के निःशुल्क बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दिए जाएंगे सरकार के ये पर। सो ये 2002 को शुरू हुआ था, ठीक है। 2002 यानी 86वें संविधान संशोधन भाग 3 के तहत। और अगर इसका अनुच्छेद देखेंगे तो 21A के अंतर्गत इसको शामिल किया गया जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा जो है सरकार की तरफ से दी जाएगी, खाना पीना बुक्स सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये मौलिक अधिकार में बना हुआ है। आगे 7 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर मैं 7 क्वेश्चन का आंसर आपको बताऊंगी लेकिन आपको 5 क्वेश्चन का आंसर ही सिलेक्ट करने होंगे। लेकिन आपको याद करने से क्या जाता है, हो सकता है आपने 1 से 5 तक क्वेश्चन का आंसर याद कर लिए, 6 और 7 को छोड़ दिए, पता चला वहाँ 6 और 7 आ गया, 5 2 में से नहीं आया, तो याद तो आपको 7 का 7 ही करने पड़ेंगे ना। सो यहाँ पे देखो 7 नंबर क्वेश्चन से मानसून में विराम से आप क्या समझते हैं? सो आंसर हो जाएगा एक बार में केवल कुछ दिन वर्षा का होना मानसून विराम कहलाता है। एक बार में कुछ दिन के लिए वर्षा होना उसको मानसून विराम ही कहलाता है। संक्षेप में वर्षा का मध्यावकाश ही मानसून विराम कहलाता है और इसका संबंध मानसून द्रोणी से भी रहता है। सो ये हो जाएगा 7 नंबर का आंसर। आप क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। आता है सेक्शन बी। अगर यहाँ पर बात करेंगे सेक्शन बी में भी आपको 5 प्रश्न का अंतर देने होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक यानी कि 5 यहाँ पे 15 अंक जो है निर्धारित किया गया है। सो आपको 5 प्रश्न का आंसर देने अनिवार्य है यहाँ पर। आगे यहाँ पर नास्तिकवादी की मुख्य विशेषताएं क्या थी? सो आंसर हो जाएगा नाजीवादी। नास्तिकवादी को नाजीवादी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया है नाजीवादी आंदोलन के मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। वो क्या क्या था? सो चलिए उनको देखते हैं। पहला है नाजीवाद हर तरह की संसदीय एवं लोकतंत्रीय संस्थाओं का विरोधी था। वह एक ही नेता के शासन में विश्वास रखता था, इसके अलावा उनको दूसरा नेता नहीं चाहिए। दूसरी बात है नाजी दल शक्ति के प्रयोग में यकीन करता था। इसने जर्मनी यहूदियों का विरोध किया जो जर्मनी के लोगों की दयनीय आर्थिक स्थिति के लिए जिम्मेवार भी थे। आगे बात करते हैं इसका ग नंबर आंसर। यह जर्मन की सैन्य शक्ति बढ़ाने का पक्षधर था तथा जर्मनी का वाचस्व वह पूरे विश्व में फैलाना चाहता था। इसका चौथा सबसे बड़ी कारण है यह अशांति के वजह युद्ध में अधिक विश्वास करता था। इसीलिए जर्मनी की सेना जो है वो 8 गुना जो है बढ़ा दी गई थी, यही रीज़न है। आगे यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन बोला है। इसमें बोला वनों का जीविका से किस प्रकार संबंध है? तो आंसर हो जाएगा वनों का बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये न केवल प्रत्यक्ष रूप से अपितु परोक्ष रूप से यानी कि ना तो प्रत्यक्ष रूप से बल्कि हमें अप्रत्यक्ष रूप से भी जीविका के साथ हम जुड़े हुए कि जैसे में जंगलों से मृदा को उपजाऊ शक्ति मिलती है जो फसलों की पैदावार को और बढ़ाती है। वन जीव प्राणियों की आवश्यकता को पूरा करते हैं, वन भू कटाव को भी रोकते हैं, फसलों को संरक्षण देते हैं तथा उनकी उपजाऊ को भी बढ़ाते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं वन जो है ये जीविका के लिए इस प्रकार संबंध है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पर बोला निर्धनता रेखा में समय और स्थान के साथ परिवर्तन होता है। उदाहरण के साथ इस कथन का क्या करो समर्थन करें। सो क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए जरूरी वस्तुओं में विभिन्न कालों एवं विभिन्न देशों से में भिन्न है। अतः समय या स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा भी अलग अलग हो सकती है। हर देश एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है जिससे विकास एवं उसके स्वीकृति न्यूनतम सामाजिक मानदंडों के वर्तमान स्तर के अनुरूप
माना जाता है। उदाहरण अगर हम देखेंगे तो अमेरिका में उस आदमी को गरीब माना जाता है जिसके पास कार नहीं होता, जबकि भारत में अब भी कार रखना जो है मतलब कि विलासिता मानी जाती है। अमेरिका के एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करेंगे कि जो निर्धनता रेखा के साथ जो समय के साथ किस तरह अलग अलग होते हैं, जैसे अमेरिका में जिनके पास कार नहीं होता उनको गरीब माना जाता है, जिनके पास कार होता है वो अमीर माना जाता है। लेकिन भारत में बहुत से लोगों के पास कार जो है नहीं है, इसका मतलब हम लोग बहुत गरीब हैं। ठीक है, इसके आधार पर देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन में बोला कौन लोग खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त हो जाते हैं। सो आंसर हो जाएगा भूमिहीन लोग, यानी जिनके पास भूमि नहीं होता है। ठीक है, या बहुत ही कम होते हैं। जैसे परंपरागत परंपरागत सेवाएं प्रदान करने वाले छोटे छोटे यानी स्वनियोजित कार्यकर्ता, भिखारी तथा अनाथ व्यक्ति वही है जो खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रसित हो जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में बताएं। सो हमने जाना था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है ये कानून जो है यह कानून द्वारा 1993 में स्थापित एक स्वतंत्र आयोग है, क्योंकि यह न्यायपालिका की तरह ही आयोग की भी सरकार के हस्तक्षेप से पूर्णतः मुक्त है, यानी इसमें कोई रोक टोक नहीं है। इस आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं इसका आयोग। ठीक है, इसमें सेवानिवृत्त न्यायाधीश ऑफिसरों तथा देश के संभ्रांत और प्रतिष्ठित नागरिक रहते हैं। यह न्यायालय के मामलों पर विचार नहीं करता। यह मानव अधिकार का उल्लंघन होने पर पीड़ित व्यक्तियों की सहायता करता है। संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए सभी अधिकार इसकी अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रतिपादित उन समस्त अंतर्राष्ट्रीय संधियों में वर्णित मानव अधिकार भी आते हैं जिन पर भारत सरकार ने अपने हस्ताक्षर किए हैं। सो ये हो जाएगा इसका पहला रीजन। दूसरा, यह आयोग दोषी को स्वयं दंडित नहीं कर सकता है, लेकिन दंड देने के अधिकार न्यायालयों के पास ही है। यह मानव आयोग अधिकारों का हनन होने के सभी मामलों की स्वतंत्र और विश्वस्तरीय जांच करता है। यह ऐसे हनन में किसी सरकारी अधिकारी के संलिप्त रहने अथवा इस पर नियंत्रण लगाने की भी जांच भी करता है तथा देश में मानव अधिकारों को प्रोन्नत करने के अन्य सामान्य उपायों को लागू करता है। ये तो था इसका। आप 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। 13 नंबर क्या बोला, भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की क्या क्या चुनौतियां हैं। सो आंसर हो जाएगा भारत में स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव की निम्नलिखित चुनौतियां हैं। पहला तो ये जिन उम्मीदवारों और दलों के पास काफ़ी धन हो सकता है कि वह अपनी जीत के प्रति आस्थ नहीं हो, लेकिन छोटे दलों और निर्दलीय की तुलना में बड़े और अनुचित लाभ उठाते हैं। ये तो हो गया पहला इनका। नेक्स्ट है यहाँ पर देश के कुछ हिस्सों में आपराधिक संपर्क वाले उम्मीदवार बड़े राजनीतिक दलों का टिकट जो है जुटा लेते हैं। उसके बाद इसका तीसरा पॉइंट है कुछ परिवार राजनीतिक दलों पर छा जाते हैं और इन्हीं परिवारों के रिश्तेदारों को टिकट दिए जाते हैं, आम जनता को बिल्कुल नहीं। आगे है अक्सर चुनाव आम नागरिकों के लिए बहुत कम विकल्प छोड़ते हैं, क्योंकि दोनों ही बड़े दल नीतियों और व्यवहार में समान होते हैं। इसका पांचवा है छोटे दल एवं निर्दलीय उम्मीदवार बड़े राजनीतिक दलों की तुलना में बहुत बड़ा नुकसान भी उनको उठाना पड़ता है। उसके बाद आता है 14 नंबर क्वेश्चन में बोला भारत में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। रीजन क्यों, ऐसा क्यों। सो आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी यानी कि शाखा अधिक नमी लेकर उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है और वे इस क्षेत्र में भारी वर्षा करती है। जैसे जैसे पश्चिम की ओर बढ़ती हैं उनमें नमी की मात्रा भी कम होती है, जिसके फलस्वरूप पश्चिम में वर्षा जो है वो बहुत कम होने लगती है। तो ये था गाइस आपका क्वेश्चन नंबर 8 से 14 तक में 5 प्रश्न का आंसर देने होंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको टोटल क्वेश्चन यानी सातों के सातों क्वेश्चन का आंसर हमने बता दिया है। आपको याद तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब इसका सेक्शन सी पे आते हैं। सेक्शन सी यानी कि यहाँ पर आपको 15 से 19 तक में केवल 3 प्रश्न का आंसर देने होंगे, जो प्रत्येक का 5 मार्क्स का रहेगा। बट आपको 150 शब्द में आंसर आपको देने होंगे लगभग। ठीक है, सो काफ़ी लंबा हो सकता है, मैं नहीं चाहती हूँ आप इसको रटो, लेकिन समझो। बट आपको इसके स्टेटमेंट में ही आपको आंसर देने होंगे, आप ऐसे खाली नहीं छोड़ सकते हो। ठीक है, इसके आधार पर आपको आंसर देने होंगे तो आपको नंबर आराम से मिल जाएगा। मान के चलिए 5 मार्क्स का आपने इसके आधार पर क्वेश्चन का
आंसर दिए हो तो आपको 5 नहीं मिल सकता, लेकिन 4 नंबर तो आराम से मिल जाएगा, ठीक है। सो चलिए यहाँ पर देखो क्या क्वेश्चंस बोला है, युद्ध से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं। अब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कहानी की तरह मैं आपको समझाऊंगी, आपको समझना पड़ेगा, वरना 5 नंबर गए काम से, ठीक है। सो यहाँ पर हो जाएगा, अनेक कारणों से युद्ध के दौरान वनों पर गहरा प्रभाव पड़ता है, यानी कि बहुत सारे युद्ध ऐसे होते हैं जिस वजह से हम वनों को नुकसान पहुंचाते हैं। विशेषकर निम्नलिखित कारणों की विशेष भूमिकाएं रहती है। वो कौन कौन से कारण है जिस वजह से जंगल जो है यानी कि वन जो है वो मतलब इफेक्टेड हो जाता है। सो यहाँ पर देखो पहला रीजन, आधुनिक युग में आक्रमण से बचने के लिए, यानी कि इस युग में आक्रमण यानी कि जो युद्ध होता है उसमें जो वार के बचने से सैनिक लोग जो है खुले स्थान को यानी मैदानी भाग को छोड़कर यानी वनों के छत्र छाया में आ जाते हैं, यानी कि मैदानी भाग को छोड़कर वो जंगल में छिप जाते हैं ताकि उन पर कोई हवाई हमला ना कर सके। पहली रीजन तो ये है। एक तो वनों को बर्बाद कर देते हैं और बाकी बची खुची कसर शत्रु पक्ष के लोग पूरे मतलब कर देते हैं, जबकि अपने विरोधियों को ढूंढते ढूंढते वे वनों में घुस आते हैं और हर छिपने वाले स्थान को मिटाने के लिए वे अंधाधुंध वृक्षों की काट देते हैं या जला देते हैं। ऐसे में वनों का कुछ बचता नहीं है। रीजन तो यह है कि जब मान के चले जब मतलब युद्ध होता है तो मैदानी भाग में कोई नहीं रहेगा, क्योंकि अगर हवाई हमला हो जाएगा तो सब तबाह हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए जो है उन लोगों को छुपने का कुछ बेटर तरीका चुनना चाहिए, और वो छुपने का सबसे आसान मतलब कि बेटर तरीके हैं उनके लिए वो जंगल है, जंगल में छुप जाते हैं। तो ऐसे में उनको लगता है उनके दुश्मन की ये जो यहाँ पे छुपते हैं तो क्यों ना हम जंगल को साफ कर देते हैं, ये छुपेगा कहाँ। इस वजह से हम जंगल को भी क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, और ख़ास करके ये युद्ध के टाइम ही ये सब होता है। उसके बाद दूसरा अगर बात करेंगे, दूसरा रीजन, युद्धों में व्यस्त हो जाने के कारण बहुत से देशों का ध्यान वनों के सुव्यवस्था ढंग से विकास करने के कार्यों से हट जाता है, और परिणाम स्वरूप ये होता है कि बहुत से वन लापरवाही का शिकार हो जाते हैं। कहने का मतलब है जब युद्ध चलता है तो उस टाइम सरकार जो है अपने युद्ध के लिए तैयार रहते हैं और जंगलों को वो ध्यान नहीं देते हैं उनकी तरफ, और ऐसे में बहुत सारे काम जो है सुव्यवस्थित ढंग से कार्यों से मतलब हट जाता है जंगलों से उनके ध्यान, और परिणाम स्वरूप ये होता है वन में लापरवाही का शिकार हो जाते हैं। यानी कि अब लोग सोचेंगे जो सरकार है अगर वहाँ पे ग्रामीण लोगों को नहीं भेजा जाता है, अगर युद्ध में वो लोग बिजी हो जाते हैं तो उनको लगता है कि अब तो सरकार बिजी है, चले ही नहीं, हम लोग क्या करते हैं तोड़ ताड़ के करते हैं, इससे कमाई भी होंगी और हमारी मतलब कि हमारे लिए लाभदायक भी है। ऐसे में क्या होता है इस तरह से भी हम जंगल को नष्ट कर देते हैं, यानी कि और नुकसान पहुंचाते हैं। तीसरा है युद्ध से संबंधित विभिन्न कार्यों की पूर्ति के लिए वृक्षों को अंधाधुंध काट दिया जाता है, ताकि जिसके परिणाम स्वरूप थोड़े समय हरे भरे वन जो है गायब हो जाता है। यानी कि अगर हमें युद्ध जैसे यहाँ पर बताया गया हमें कि युद्ध से संबंधित बहुत सारे काम को करने के लिए मतलब वृक्षों को पूरी तरह से काट दी जाती है, और इसके वजह से यानी कि थोड़े समय में जो हरे भरे वन थे वो धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। ठीक है। इसके बाद चौथा रीजन है, कई बार देश की अपनी सरकारें यानी जो अपनी सरकार होते हैं जब देखती है कि उनके वनों पर शत्रु अधिकार हो जाएगा, यानी कभी कभी लगता है सरकार को कि हमारे वन पर शत्रु जो है अधिकार करने वाले हैं, तो वे खुद ना क्या करते हैं स्वयं यहाँ पर जैसे बोला स्वयं वनों को काटना शुरू कर दे। खुद सरकार वनों को क्या कर देती है, काट देती है, और इस प्रकार भी वनों का नमो निशान तक क्या हो जाता है, मिट जाती है। और ऐसा ही दूसरे विश्व युद्ध में ऐसा ही हुआ था। दूसरे विश्व युद्ध में एग्जाम्पल जो है यहाँ पर दिया, दूसरे विश्व युद्ध में इंडोनेशिया में हुए जब वहाँ जापान अधिकार की संभावना बढ़ गई तो वहाँ की डच सरकार ने स्वयं अपने वन को काट दिया। वन को काटा मतलब वन को नष्ट कर दिया। ठीक है, ये तो था चौथा रीजन। पांचवा क्या हो जाएगा, वन अधिकारियों और सरकार को युद्ध में फंसा देकर यानी कि फसाद देखकर बहुत बार वनों के आसपास रहने वाले लोग वनों को काटना शुरू करते हैं, ताकि एक तो उनकी लकड़ी आमदनी हो जाएगी और दूसरी उनकी खेती करने के लिए भूमि का दायरा भी बढ़ जाएगा। ये होता है फ़ायदा उठाना, यानी एक तीर से दो निशान होता है ना। तो विशेषकर जिन लोगों को पहले वनों से बाहर निकाला गया था वे फिर से वनों को अपने अधिकार में ले लेते हैं। आप तो जानते होंगे जिनको धोखा दिया जाता है वो कभी भी वो मतलब शातिर हो जाता है, बोलता है हमको भी चांस मिलने दो, हम भी छोड़ेंगे नहीं। बस इसीलिए इनको क्या करना पड़ता है, खास करके जिनको जंगल से बाहर निकाला गया था वही उसका फ़ायदा उठाएगा। ठीक है, ये तो था वनों को नष्ट करने का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह पूछा सकते
पहला नंबर क्वेश्चन इसमें बोला निर्धनता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा किए गए किन्हीं 3 निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों को वर्णन करें। यानी जो गरीबों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या किया, 3 चीज़ें जो है, 3 चीज़ें हमें बताना क्या क्या नियम जो है लागू किया गया था जिससे लोग जो है निर्धनता से छुटकारा पा सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा निर्धनता के उन्मूलन की सरकार की वर्तमान रणनीति क्या है। रणनीति तो निर्धनता का उन्मूलन करने के लिए सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं, उनमें से कुछ जो है वर्णन किया गया। सब बहुत सारा है लेकिन इनमें से कुछ कुछ करना पड़ेगा हमें। सबसे पहला है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। ये तो 2005 में लागू किया गया था। यह क्या है, यह अधिनियम अधिनियम जो सितंबर 2005 को पारित किया गया था। इससे 2 फरवरी 2006 यानी जिलों में लागू किया गया। इसमें से 200 गांवों में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिन के रोजगार की व्यवस्था की गई थी। और इस अधिनियम के अंतर्गत यदि किसी परिवार को 15 दिन के अंदर नौकरी नहीं दी जाती है तो वह बेरोजगार भत्ता प्राप्त करने की अधिकारी हो जाएगा। तो ये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 जो है ये सितंबर 2005 को ही पारित किया गया था और ये 2 फरवरी 2006 को पूरा जिला भर में लागू कर दिया गया था। ठीक है, और इसमें 200 गांवों को प्रत्येक परिवार में 100 दिनों का नौकरी मतलब कि जॉब देने का अधिकार दिया गया था। लेकिन अगर किसी को नहीं मिलता है तो वो सरकार से जो है ना बेरोजगारी भत्ता प्राप्त कर सकते हैं 100 दिनों का। आगे बात करते हैं यहाँ पर राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम। अगर काम के बदले भोजन कार्यक्रम ये दूसरा है तो यह कार्यक्रम देश के सबसे अधिक पिछड़े यानी कि सबसे गरीब पिछड़े जो 150 गांवों में 2004 में लागू किया गया था। इस योजना यानी यह योजना ग्रामीण क्षेत्र के उन सभी लोगों के लिए थी जो शारीरिक कार्य मजदूरी पर करना चाहते हैं। जब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना कार्यक्रम पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा तब उसमें यह कार्यक्रम समावेश कर दिया जाएगा। ये तो था दूसरा। तीसरा इसका क्या है, प्रधानमंत्री रोजगार यानी कि रोजगार योजना। तो यह योजना 1993 में आरंभ की गई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र और छोटे शहरों के शिक्षित बेरोजगार यानी कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन करना है। यह कार्यक्रम शिक्षित युवाओं को छोटे व्यवसाय तथा उद्योगों को स्थापित करने का सहायता करती है। ये 3 ऐसे थे जिनको निर्धनता दूर किया जा सकता है। 17 नंबर क्वेश्चन से भारत में चुनाव आयोग की क्या भूमिका है, वर्णन करें। सो आंसर हो जाएगा भारत में चुनाव आयोग की भूमिका। आंसर हो जाएगा आयोग संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव करवाता है। दूसरा है यह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन का निर्देशन करता है। तीसरा है चुनाव आयोग द्वारा चुनाव के लिए विभिन्न दलों को मान्यता प्रदान करती है। इसका चौथा है यह राजनीतिक दलों एवं निर्दलीय उम्मीदवारों को जिन्हें किसी भी दल का समर्थन प्राप्त नहीं है निर्वाचन चिन्ह आवंटित करता है। पांचवा इसका स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से निश्चित करने के लिए कई कदम उठाते हैं। यह संवेदनशील प्रखंडों एवं निर्वाचन क्षेत्रों में केंद्रीय प्रेक्षण नियुक्त करता है। इसका छठा है निर्वाचन आयोग की आचार संहिता कार्यान्वित करने का तथा उनका उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों तथा दलों को दंड देने का अधिकार प्राप्त करते हैं। इसका 7वां चुनाव की अवधि में निर्वाचन आयोग सरकार को कुछ निर्देश भी देते हैं जैसे कि जिलाधीश अथवा पुलिस अधीक्षक का स्थानांतरण होता रहता है। उसके बाद इसका 8वां वाला चुनाव कार्यों में जो लगे सरकारी कर्मचारी निर्वाचन आयोग के नियंत्रण में काम करते हैं ना कि सरकार के। तो ये थे चुनाव आयोग के जो मतलब इसकी भूमिका जो है ये 8 है। तो इनमें से चुन के आपको करना है यानी 150 शब्द में लगभग होनी चाहिए। 18 नंबर क्वेश्चन है भारत में वर्षा ऋतु की विशेषताओं का वर्णन करें। यानी भारत की वर्षा ऋतु की जो विशेषता है उनको बताना है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा पहला इनकी विशेषता है। इनमें से पहला भारत में पवन विमुख ढलों वृष्टि छाया क्षेत्रों और थार जैसे मरुस्थलीय क्षेत्रों को छोड़कर विशेष सभी स्थानों पर पर्याप्त मानसूनी वर्षा होती है। बस इन चीज़ों को छोड़कर आगे इस ऋतु के आरंभ में पश्चिमी घाटों की पवन मतलब विमुख ढलें भारी वर्षा प्राप्त करती है अर्थात 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। वृष्टि छाया क्षेत्र यानी दक्कनी पठार और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में भी स्वल्प वर्षा होती है। बात करते हैं देश के उत्तर पूर्वी भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है जैसे मानसून में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत का मानसून विराम लेता है अर्थात वर्षाहीन अवकाश साथ रुकता है। वर्षा के स्थानिक वितरण का अवधारणा करने वाले मानसून द्रोणी का कारण ही ऐसा ही होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं उष्णकटिबंधीय दाब की बारंबारता और गहनता
तीव्रता, घनता या तीव्रता के कारण भी मानसूनी वर्षा की मात्रा और दिशा भी बदलती है। नेक्स्ट, उत्तरी मैदानी के मतलब ऊपर मानसूनी द्रोणी का बनना वहाँ अक्टूबर नवंबर मास में भारी वर्षा का कारण है, जबकि इस दौरान सामान्यतः शीतकालीन शुष्क मौसम की दशाएं बनती हैं। तो ये हो जाएगा हमारे भारत की विशेषताएं जो वर्षा की है, ठीक है। उसके बाद 19 नंबर आपको हमेशा मैप से पूछा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या पूछा है, भारत के मानचित्र पर 100 से 100 यानी 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों का छायांकित करें। सो यहाँ पर देखो आंसर, ये जो भारतीय मैप है, भारत का मैप है, और यहाँ से अगर मैं बात करूँ यहाँ पर और इस जगह पर मानसीराम के करीब में यहाँ पे जो वर्षा होती है वो 100 से 150 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो नागालैंड या फिर यहाँ पर नागालैंड सॉरी यहाँ से जो हमारा जो मैप है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये यहाँ से झारखंड वगैरह है, यहाँ पर बिहार है, ये सारे चीज़ों को, और यहाँ से अगर हम देखेंगे सिक्किम वगैरह, तो यहाँ पर 100 से 200 सेंटीमीटर तक जो है वर्षा वाले क्षेत्र कहा जाता है, ये चीज़ें हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है बात करते हैं 0 से 20 सेंटीमीटर ये डॉट वॉट वाला क्षेत्र में होती है, और यहाँ पर ये 0 से 20 सेंटीमीटर बहुत कम वर्षा होती है इस जगह पर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर 20 से 40 सेंटीमीटर, 20 से 40 सेंटीमीटर इस जगह पर जो है वर्षा होती हैं। उसके बाद है यहाँ पर 40 से 60 सेंटीमीटर जो लंबे लंबे भाग होते हैं, ये सब 40 से 60 सेंटीमीटर वाले क्षेत्र हैं जहाँ पे वर्षा होती है। 100 से 200 सेंटीमीटर तक कहाँ होता है, 100 से 200 सेंटीमीटर ये वाले एरिया जो हैं, ये वाले एरिया 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती हैं, ठीक है। तो यही चीज़ हमें दिखा देना था, ये वाला चीज़ें जो है 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है, यही मैप में दिखा देना था। और हमने 19 में 19 क्वेश्चंस का हल जो है आपको बता दिया, और सेट 1 यानी पार्ट 1 आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर आपने मॉडल सेट सॉल्यूशन नहीं किया है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, मॉडल सॉल्यूशन को भी देखते चलिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपको काफ़ी पूछता है।